भारत की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही पतले धागे से लटकी है। आज हम इसी धागे की परतें खोलेंगे, उस छिपे हुए खतरे को सामने लाएंगे जो देश के अनाज के भंडारों पर मंडरा रहा है। और हाँ, सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को भी देखेंगे जो ना सिर्फ इस संकट को टाल सकता है, बल्कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए कह सकते हैं एक मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी भी बना सकता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कि एक जलडमरू मध्य मतलब एक पतली सी समुद्री पट्टी और 1 अरब लोगों का खाना, इनका आपस में क्या लेना देना? लेकिन इसका जवाब असल में भारत के नेशनल सिक्योरिटी के कोर में छिपा है। देखिए, मुद्दा बिल्कुल सीधा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया के सबसे ज़रूरी शिपिंग रूट्स में से एक है, कभी भी बंद हो जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा एक नेशनल फूड क्राइसिस खड़ा हो सकता है। और ये कोई दूर की काल्पनिक बात नहीं है, ये एक रियल जियोपॉलिटिकल खतरा है। तो सवाल ये है कि ये सारी कहानी एक सिंगल जियोग्राफिकल पॉइंट से कैसे जुड़ी हुई है। चलिए हॉर्मुज की इस अहमियत को जरा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड हमें हालात की गंभीरता दिखाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल के लिए नहीं, बल्कि भारत की खेती, हमारी एग्रीकल्चर की लाइफलाइन है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, भारत के 50% फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स इसी रास्ते से आते हैं। सोचकर देखिए, एक झटके में अगर भारत की आधी फर्टिलाइज़र सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? इसका असर हमारी फसलों पर और हमारी खाद्य सुरक्षा पर तुरंत पड़ेगा। लेकिन ये समस्या सिर्फ हॉर्मुज तक ही नहीं है। नहीं, ये तो बस एक सिम्टम है। असली बीमारी है भारत के फर्टिलाइजर्स पर गहरी और खतरनाक निर्भरता। देखिए, भारत में उगने वाली हर एक फसल को, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो या कुछ और, 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी एनपीके। ये हमारी खेती के, कह लीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके बिना पैदावार गिर जाएगी और फूड सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प, बल्कि कहूं तो चिंताजनक बात यह है कि भारत इन तीनों के तीनों न्यूट्रिएंट्स के लिए लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट्स पर निर्भर है। नाइट्रोजन के लिए हम गल्फ कंट्री से आने वाली गैस पर डिपेंड करते हैं जो हॉर्मुज से आती है। फॉस्फोरस के लिए हम मोरक्को पर निर्भर हैं और पोटेशियम के लिए कनाडा, रशिया और बेलारूस। हमारे अपने डोमेस्टिक रिजर्व्स पी और के लिए प्रैक्टिकली जीरो हैं। और ये जो निर्भरता है ना, ये एक और बहुत बड़ी समस्या को जन्म देती है। एक ऐसा दुष्चक्र, एक डूम लूप, जहां मदद के लिए बनाई गई पॉलिसीज ही संकट को और ज्यादा गहरा कर रही हैं। ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले 70 सालों में हमारी पैदावार मतलब यील्ड 5 गुना बढ़ी है, लेकिन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 280 गुना बढ़ गया है, 280 टाइम्स। ये अनुपात साफ साफ दिखाता है कि हमारी खेती केमिकल फर्टिलाइजर्स पर कितनी ज्यादा निर्भर हो चुकी है, और ये निर्भरता हर साल बढ़ती ही जा रही है। और इस निर्भरता की एक बहुत भारी कीमत है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अब तक भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर 6.77 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये रकम हमारे कंबाइंड एजुकेशन और हेल्थ बजट से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा बोझ है ये हमारी इकोनॉमी पर। और ये सब्सिडी एक और भयानक काम कर रही है, क्योंकि यूरिया पर भारी सब्सिडी है तो किसान उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आइडियल एनपीके रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, वहां आज ये 3.14:8:1 है। मतलब जरूरत से लगभग 8 गुना ज्यादा नाइट्रोजन जमीन में डाला जा रहा है। तो मुद्दा ये है कि ये भारी भरकम सब्सिडी हमारी मिट्टी को, हमारे एग्रीकल्चर को बचा नहीं रही, ये उसे मार रही है। जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन जमीन के माइक्रोब्स को खत्म कर रहा है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है और हमारी सबसे उपजाऊ जमीन को धीरे धीरे बंजर बना रहा है। ये एक दुष्चक्र है। मरी हुई मिट्टी को हर साल और ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, जिससे सब्सिडी का बोझ भी बढ़ता है और हमारी निर्भरता भी। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है, एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो इस पूरे दुष्चक्र को, इस डूम लूप को तोड़ सकती है। ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे नैनो यूरिया पूरे खेल को बदल सकता है। देखिए, ट्रेडिशनल यूरिया जो जमीन पर फेंका जाता है, उसका 70% तो वेस्ट हो जाता है। लेकिन नैनो यूरिया को ड्रोन से सीधा पत्तों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी 80 से 90% तक बढ़ जाती है। और अब आते हैं इकोनॉमिक एंगल पर। सरकार को यूरिया के एक बैग की असल कीमत पड़ती है 2200 रुपये,
वहीं नैनो यूरिया की एक बॉटल, जो 1 बैग यूरिया का काम कर सकती है, उसकी मार्केट प्राइस सिर्फ 500 रुपए है। मतलब सरकार का सब्सिडी बिल लगभग खत्म हो सकता है, जिससे हर साल हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। तो ये सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी, एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो ये काम कैसे करेगा? मॉडल बड़ा सीधा है। एंटरप्रेन्योर्स ड्रोन्स और नैनो यूरिया खरीदकर एफपीओज यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर स्प्रेइंग एज अ सर्विस ऑफर कर सकते हैं। ये न सिर्फ किसानों के लिए कन्वीनियंट है, बल्कि एक हाईली स्केलेबल बिजनेस मॉडल भी है, जिसे हरियाणा, यूपी और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले से ही प्रमोट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा बिजनेस जो सरकार के पैसे बचाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। मतलब ये एक एब्सोल्यूट विन विन सिचुएशन है। तो कुल मिलाकर हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सोल्यूशन हमारी पहुंच में है। ये मेटाफर, ये रूपक स्थिति की सच्चाई को बिल्कुल सटीक बयां करता है। फर्टिलाइजर्स के लिए हमारी विदेशी निर्भरता एक फंदे की तरह है जो कभी भी कस सकता है, लेकिन नैनो यूरिया और ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज वो कैंची हैं जो इस फंदे को काट सकती हैं। तो सॉल्यूशन हमारे सामने है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी साफ दिख रही है। अब बस एक ही सवाल है, हु विल कट द रोप? कौन आगे आएगा? क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस मौके का फायदा उठाकर भारत की खाद्य सुरक्षा को हमेशा के लिए मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे? फैसला उन्हीं को करना है।